वेलकम टू द ज्योग्राफी थ्रू मैप्स एंड डायग्राम सीरीज ऑफ यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जिसमें कि पहला टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये 1912 में एल्फ्रेड वेगनर नाम के एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दिया था। तो अगर आप मैप ऑफ वर्ल्ड देखोगे तो अगर अटलांटिक ओशियन के ये जो देख रहे हैं हम अटलांटिक ओशियन को अगर अच्छे से हम देखेंगे तो आपको देखिए लगेगा कि साउथ अमेरिका का ये जो ईस्टर्न साइड है और अफ्रीका का जो वेस्टर्न साइड है वो एक दूसरे पे फिट हो जाएंगे, और सिमिलरली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो है वो अगर आप फिट करना चाहो तो वो एक दूसरे पे जिक्सॉ फिट जैसे फिट होते हैं। तो ये पहली बार नहीं था कि 1912 में ही ऐसा सोचा गया। बहुत पहले 1596 में ही अब्राहम ओर्टिलियस नाम के एक डच मैप मेकर थे, इन्होंने पहला एक पॉसिबिलिटी बताया था कि ऐसा हो सकता है। फिर एंटोनियो पेलेग्रिनी थे, उन्होंने भी एक ऐसा मैप बनाने का कोशिश किया जिसमें कि तीनों कॉन्टिनेंट्स जो कि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इनको एक साथ करके रख के कोशिश किया बनाने का। लेकिन एल्फ्रेड वेगनर ने एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट दिया और जिसको नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो अब आगे हम देखते हैं कि इस थ्योरी में क्या था। तो देखिए, इस थ्योरी में एल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो किसी ज़माने में एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास हुआ करते थे। तो पैंजिया था वो कि एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास था, जो कि सारे कॉन्टिनेंट्स जो हमारे हैं वो सारे एक साथ जुड़े हुए थे, और जो ओशियंस थे वो एक मेगा ओशियन था जो कि इसको सराउंड करता था, इस पैंजिया को, और उसको हम पेंथलासा कहते थे। और ये अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। ये पैंजिया जो है ये बाद में अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो ये ब्रेकअप होना शुरू हुआ, और स्टार्टिंग में ये दो पार्ट में बटा, एक लॉरेशिया बना और एक पार्ट बना गोंडवाना लैंड। तो उसके बाद जो है वो और ब्रेकअप होते होते जो आज का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उस फॉर्म में आया। और ये जो पेंथलासा ओशियन है ये बाद में जाके ट्रांजिशन होके पैसिफिक ओशियन बना, और ये जो ब्रेकअप होने से जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, उसमें जो बीच में जो वाटर बॉडी बना वो बना टेथस सी, और यही बाद में जाके इंडियन ओशियन का रूप लिया। एल्फ्रेड वेगनर ने ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या क्या एविडेंसेस दिए। तो सबसे पहला उन्होंने जो एविडेंस दिया वो था मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जिक्सॉ फिट। तो जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि जैसे हमारा अफ्रीका और साउथ अमेरिका ये एकदम जिक्सॉ फिट होते हैं, और उसी तरह से ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप जो है वो भी जिक्सॉ फिट होते हैं। तो ये बहुत ही रिमार्केबल और अनमिस्टेकेबल मैच होता है जो कि हार्ड टू मिस है। और 1964 में बुलार्ड नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना के कोशिश किया इसको फिट करने का, और उन्होंने देखा कि ये बहुत ही क्लोजली फिट हो रहे हैं। दूसरा दिया रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस ओशियंस। तो अक्रॉस ओशियंस देखा कि ब्राज़ील में कुछ जो रॉक बेल्ट्स हैं और वेस्ट अफ्रीका में जो रॉक बेल्ट्स हैं, यानी कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के जो रॉक बेल्ट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 मिलियन ईयर्स यानी कि 2 बिलियन ईयर्स से पुराने हैं, और जो कि हमारे ओशियंस के नीचे जो रॉक मिलते हैं वो इतने पुराने नहीं मिलते हैं। तो ये पहली बात तो ये सजेस्ट करता है कि ये ओशियंस के बनने से भी पहले के रॉक्स हैं। और दूसरा, जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है, हो सकता है कभी ये एक साथ एक बॉडी में रहे होंगे। फिर तीसरा है टिलेट डिपॉजिट्स। तो टिलेट डिपॉजिट्स जो है ये एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और जो कि ग्लेशियर्स में डिपॉजिट होने से मिलता है। एक्सटेंसिवली अफ्रीका में मिलता है, इंडिया में मिलता है, मेडागास्कर में मिलता है, अंटार्कटिका में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और यही सब लोकेशंस जो हैं गोंडवाना लैंड से टूट के बने हैं, ऐसा इस थ्योरी में भी बताया गया।
तो ये जो ग्लेशियल टिलेट डिपॉजिट्स जो हैं ये भी इस थ्योरी को प्रूव करते हैं। फिर प्लेसर डिपॉजिट्स की भी बात है। तो प्लेसर डिपॉजिट्स मतलब होता है डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। जो गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं वो जैसे घाना कोस्ट में मिलते हैं और उसी तरह से ब्राज़ील में भी मिलते हैं। तो ये दोनों जो कॉन्टिनेंट हैं, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इसको भी ये सजेस्ट करता है कि ये दोनों कभी ना कभी एक साथ जुड़े हुए होंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स में जैसे कुछ एनिमल्स के जो फॉसिल्स पाए गए हैं, इंडिया में भी पाए गए हैं, अंटार्कटिका में भी पाए गए हैं, जो कि उस एनिमल का अगर हम बायोलॉजिकली उसको अगर देखें तो ये आज की डेट में पॉसिबल नहीं है कि अंटार्कटिका में जो एनिमल के फॉसिल पाए गए हैं और इंडिया में जो एनिमल है वो वहाँ तक स्विम करके जा पाया होगा। लेकिन फॉसिल्स हमको वहाँ भी मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं। उसी तरह बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अफ्रीका में भी उसके फॉसिल्स मिलते हैं, साउथ अमेरिका में भी फॉसिल्स मिलते हैं। तो ये भी सजेस्ट करता है कि ये आपस में कभी ना कभी ये कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए होंगे। फिर अल्फ्रेड वेगनर ने जो ड्रिफ्टिंग जो हुआ है उसके जो फोर्सेस उन्होंने बताए वो दो फोर्सेस बताए। पहला है पोलर फ्लीइंग फोर्स और दूसरा है टाइडल फोर्स। तो पोलर फ्लीइंग फोर्स जो होता है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड होता है और वेगनर के हिसाब से ये जो इक्वेटरवार्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स जो है इसी पोलर फ्लीइंग फोर्स के कारण हुआ था। और टाइडल फोर्स जो है ये अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन, इसके कारण जो मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हुए ये वेस्टवार्ड मूवमेंट ऑफ अमेरिका खास करके ये हुआ। लेकिन इस थ्योरी के काफ़ी क्रिटिसिज्म भी थे और इसमें सबसे बड़ा यही क्रिटिसिज्म था कि ये जो फोर्सेस वेगनर ने बताए हमें कि पोलर फीलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स ये इतने छोटे फोर्सेस हैं कि इतने बड़े जो इफ़ेक्ट जो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये कॉन्टिनेंट्स को भी मूव करा दे रहा है वो पॉसिबल नहीं है। ये जो फोर्सेस हैं वो मिलियन टाइम्स अगर स्ट्रांग होते तो शायद ये थ्योरी प्लॉजिबल होता, बट ये इतना स्ट्रांग फोर्स नहीं है कि ये इतना इफ़ेक्ट कर सकता है। ये हमने देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आगे हम और भी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी एंड ओशियन से रिलेटेड है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब UPSC Prep World।